हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 12 मैग्नेटिज्म और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो स्टेप बाय स्टेप ये टॉपिक थोड़ा थेरोटिकल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा डेरिवेशंस वगैरह नहीं है, तो देखते हैं और स्टडी करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ्स मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन क्या है। इसका मतलब कि कैसे पता चला कि अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, अर्थ भी एक मैग्नेट है, ये कैसे पता चला। आप लोगों ने 9th-10th में सुना होगा, आपको टीचर्स लोगों ने बताया होगा कि अर्थ भी एक मैग्नेट है। तो ये अर्थ मैग्नेट है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये किसको पहले पता चला। तो इसकी एक स्टोरी है जो आपको एनसीईआरटी के बुक में दी है कि बहुत पुरानी बात है, मतलब 1600 BC में एक आइलैंड है ग्रीस में एक आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है मैग्नेशिया। तो इस मैग्नेशिया आइलैंड में क्या हुआ, जो शेफर्स थे वो वहाँ पे उस आइलैंड पे हमेशा जाते थे। तो वहाँ पे जाने के बाद उनके जो शूज़ है, उनके शूज़ को नेल्स थे, वो नेल्स ऐसे चिपकने लगे अर्थ सरफेस को, उस आइलैंड के ऊपर। जब वो घूम रहे थे तो उनके शूज़ अर्थ सरफेस को चिपकने लगे। एक्चुअल में वो शूज़ उड़ के थे, लेकिन उन वुड के शूज़ को नेल्स थे, आयरन के नेल्स थे, तो वो नेल्स जो है वो चिपकने लगे अर्थ सरफेस को। तो उन्होंने ये बात फिर किसी को बताई होगी और फिर उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुआ। तब पता चला कि अर्थ के ऊपर भी एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी शो होती है। और उसके बाद और भी साइंटिस्ट लोगों ने फिर उसके ऊपर जब रिसर्च स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो ये बात यहाँ से पता चली शेफर्स के तरफ से कि वो नेल्स वहाँ पे चिपक रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से एक्चुअल में रिसर्च स्टार्ट हुआ। तो आगे जाके उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो नीडल होती है वो नीडल को फ्रीली सस्पेंड किया। आपको पता है ना, आप लोगों ने ये आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया होगा। अगर नीडल को हमने ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया, छोड़ दिया, मान लो ये एक मैग्नेटिक नीडल है, तो ये मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दिया, तो ये नीडल जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होती है, रेस्ट करती है, मतलब रेस्ट पोजीशन में आती है, स्टेबल होती है। कहाँ पे स्टेबल होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो जाके स्टेबल होती है। इसका मतलब ये जो आपको पता है ना, नीडल ये फ्रीली सस्पेंडेड नीडल है, लेकिन जो हम कंपास नीडल लेते हैं वो नहीं, फ्रीली सस्पेंडेड नीडल है। अगर आपने उसको फ्रीली सस्पेंड किया अर्थ सरफेस के ऊपर, तो वो नॉर्थ साउथ में जाके स्टेबल होती है। तो ऐसा क्यों, एक्चुअल में ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट की वजह से ये नीडल फ्रीली सस्पेंड होके रोटेट होते होके एक स्टेबल पोजिशन लेती है। जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ रहेगा उस डायरेक्शन में उसका साउथ रहेगा। अर्थ भी एक मैग्नेट है, मतलब उसको भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे, राइट ना। तो जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल रहेगा उस डायरेक्शन में आपको नीडल का साउथ पोल मिलेगा, और जहाँ पे अर्थ का साउथ पोल होगा वहाँ पे नीडल का नॉर्थ पोल आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब मान लो ये एक अर्थ का मैग्नेट है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो ये नीडल को हमने फ्रीली रोटेट किया, रोटेट करके करके वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे उसका साउथ पोल आएगा और यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल आएगा। तो क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का नॉर्थ था, तो यहाँ पे इसका कौन सा आ गया, साउथ आ गया। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को। यहाँ पे इसका साउथ आएगा और फिर वो स्टेबल बनेगी, इसके बाद वो नहीं घूमेगी। ठीक है, तो ये भी साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि यस, अर्थ के ऊपर भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। ओके, तो ये सेकेंड इन्वेंशन था। पहले तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट होने के बाद नीडल का यूज़ करके उन्होंने दिखाया कि यस, अर्थ के ऊपर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रहे हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की, वो क्या हर जगह पे सेम है, तो मेरा आंसर है नो। मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है, that is variable at every place. Earth magnetic field is different at different places. Magnetic field is different at different places. Okay? अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है फिर, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, वैल्यू इज 0.1 से लेके 0.5 गॉस।
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस यूनिट में मेजर करते हैं। ऑलरेडी हमने इसका यूनिट देखा। 0.1 से लेके 0.5 गॉस, या फिर इसको टेस्ला में लिखा जाए तो वो कितना होता है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक, बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अर्थ के अराउंड, बहुत छोटी मैग्नेटिक फील्ड है, बट है। तो वो कितनी है, 0.1 से लेके 0.5 गॉस तक, एंड इट इज़ नियरली इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, तो ये था अर्थ मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होती है। एक्चुअली ये बातें आपकी बुक में नहीं दी है, आपको बताएगा भी नहीं कोई, लेकिन ये इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होते हैं और क्यों प्रोड्यूस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी रिलेटेड डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे एंड देन डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। तो अब बात करते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेट है, मतलब अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसका ओरिजिन क्या है। तो पहले के ज़माने में कहा जाता था कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ऐसे बोला जाता था, राइट ना। अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसकी वजह से, ये मैग्नेट की वजह से अर्थ के अराउंड क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ऐसे पहले बोला जाता था। लेकिन ये बात बाद में रॉन्ग साबित हुई। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमें पता है अर्थ के अंदर, अर्थ के इनर सरफेस में टेम्परेचर बहुत ही हाई है, अर्थ के इनर सरफेस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इतने हाई टेम्परेचर पे कोई मटेरियल, मतलब मान लो कोई मेटल होगा, तो वो मेटल रहेगा ही नहीं। पहली बात तो वो मेटल पिघल जाएगा, राइट ना। तो अर्थ के अंदर सरफेस इतना हाई है और इतने हाई टेम्परेचर पे मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। आगे हम लोग इसको 12th में हम लोग स्टडी करेंगे ही कि हाई टेम्परेचर पे मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो अर्थ के अंदर इतना हाई टेम्परेचर है तो ये मैग्नेट फिर कैसे उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, फिर बाद में ये बात रॉन्ग साबित हुई। तो देखो, उसके बाद बोला गया और उसके ऊपर रिसर्च चलता रहा, अभी तक वो रिसर्च चल ही रहा है, अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने और रिसर्च किया और फिर पता लगा कि अर्थ के अंदर एक मोल्टन फ्लूइड है। मोल्टन फ्लूइड है मतलब क्या, इसके अंदर कुछ जैसे कि आयरन, जो अपने मेटल्स होते हैं, तो वो मेटल्स को हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया तो उसका जो फ्लूइड बनेगा, तो ऐसा फ्लूइड अर्थ के अंदर है। तो अर्थ के अंदर एक मोल्टन फ्लूइड है, और वो मोल्टन फ्लूइड क्या होता है, रोटेट होता है। क्योंकि हमें पता है अर्थ क्या हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर वो क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। तो जब अर्थ रोटेट होती है तो ये मोल्टन फ्लूइड भी क्या होता है, रोटेट होता है। तो वो रोटेट होते होते उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है, अभी ये मोल्टन फ्लूइड है मतलब ऑब्वियसली इसमें एटम रहेंगे, तो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, राइट ना। अगर ये रोटेट हो रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब ये आयोनाइज होते हैं। यहाँ के एटम्स क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज होते हैं मतलब क्या, अभी ये इनके ऊपर चार्ज आ गया, और ये चार्ज क्या हो रहा है, अभी घूम रहा है। तो देखो, हम लोगों ने स्टडी किया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है। एक तो एक बार मैग्नेट ले लो, उस बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये एक ओरिजिन है मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन का। दूसरा क्या है कि अगर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, मान लो एक कंडक्टर लिया, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई जितना करंट, तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट ना। और करंट मतलब क्या कि चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें से, उसको हम करंट कहते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, इस कॉइल में से मान लो ये एक लूप बन गया और इस क्लोज लूप में से चार्ज का फ्लो होने लगा, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो होने की वजह से, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, लेकिन इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने की वजह से इसके अराउंड क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। आया समझ में सबको। देखो, सबसे पहले ये कहा गया कि इसके अंदर एक ऐसा बार मैग्नेट है अर्थ के अंदर, लेकिन बाद में उस रिसर्च हुआ और बोला गया कि ये बार मैग्नेट हो नहीं सकता, क्योंकि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हाई टेम्परेचर पे मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। फिर देखा गया कि अर्थ के अंदर एक मोल्टन फ्लूइड है, राइट ना। अर्थ के अंदर एक मोल्टन फ्लूइड है और उस फ्लूइड में चार्जेस, मतलब आयोनाइज्ड फ्लूइड है वो क्योंकि वो रोटेट कर रही है अर्थ, उसकी वजह से वो आयंस भी क्या हो रहे, रोटेट हो रहे। तो उसमें एक आयोनाइजेशन हो गया, और आयोनाइज्ड फ्लूइड होने की वजह से वहाँ पे चार्ज आ गया। वो चार्ज फ्लो हो रहा है एक लूप में,
क्लोज लूप में चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब जस्ट लाइक अ करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट की वजह से उसके अराउंड क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ऐसा बाद में साबित हुआ। फिर अर्थ एक मैग्नेट है ऐसे कंक्लूड किया गया। अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो देखो मून, अभी मैं इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताती हूँ। ये हुआ अर्थ के बारे में। तो मून जो है, मून के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मून के अंदर ये मोल्टन फ्लूइड नहीं है। तो चाहे मून रोटेट भी होता होगा तो उसके अंदर मोल्टन फ्लूइड नहीं है, इसका मतलब उसमें उसके अंदर चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। नो मैग्नेटिक फील्ड इज अवेलेबल देयर। ओके। फिर वीनस जो है, वीनस की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कम है। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशन जो है वो अर्थ से कम है, उसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम है। लेकिन जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसका रोटेशन भी ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो ये सभी बातें आपको एनसीईआरटी में दी है। अब हम बात करते हैं अपने बोर्ड की, जिसमें आपको बेसिक डेफिनेशंस वगैरह बताई गई है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, ये सभी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो बच्चों, बहुत बार आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अर्थ की कैसी होती है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, ये डायग्राम बताऊंगी। ये डायग्राम आपको ड्रॉ भी करने के लिए पूछा जाता है कि अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी रहेगी। तो सबसे पहले अर्थ का रोटेशन आपको पता है, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक एक्सिस कहा जाता है इसको, जियोग्राफिक एक्सिस। बहुत बार आप लोगों ने ज्योग्राफी में ये स्टडी किया होगा, जियोग्राफिक एक्सिस। तो अर्थ का ये जियोग्राफिक एक्सिस है, जिसके अराउंड अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अर्थ कुछ इस प्रकार रोटेट होती है। उसके बाद अर्थ का ये जो है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। इक्वेटर एंड पोल, ऐसे दो लाइंस होती है, तो इसको कहा जाता है इक्वेटर एक्सिस। तो ये पोल एक्सिस होता है, एंड दिस पोल मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल रहेगा, और यहाँ पे अर्थ का साउथ पोल रहेगा, दैट इज जियोग्राफिक साउथ पोल। ऐसे ही हम लोग इसको SG कहो, तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल रहेगा, ये जियोग्राफिक साउथ पोल रहेगा। ऐसे हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और ये जो है ये क्या है, जियोग्राफिक इक्वेटर, ये जियोग्राफिक एक्सिस, ये जियोग्राफिक इक्वेटर है। तो इसको हमने इसको R डैश से डिनोट किया है आपके बुक में, और इसको B डैश से डिनोट किया है। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक नीडल रख की जो प्रॉपर्टी अर्थ ने जो लाइंस शो की थी वो कुछ अलग ही थी। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक नीडल ली और नीडल को ऐसे उन्होंने यहाँ पे अर्थ के इस पॉइंट पे रखा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर नीडल हमने रखा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर साउथ पोल है तो यहाँ नीडल का नॉर्थ पोल होना चाहिए, राइट ना, और नॉर्थ पोल होना चाहिए, और यहाँ पे साउथ पोल, वो भी कैसे, ऐसे एग्जैक्टली इस पोजीशन में, ऐसी वर्टिकल पोजीशन में नीडल रुकनी चाहिए थी इस पॉइंट पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे नीडल कुछ एंगल में टिल्ट हो गई, मतलब नीडल ऐसी टिल्ट हो गई, और वर्टिकल पॉइंट पे वो कहाँ पे रुकी, कुछ इस जगह पे, मतलब एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे नीडल एग्जैक्टली वर्टिकल पोजीशन में दिखी साइंटिस्ट लोगों को। यहाँ पे उसका साउथ पोल मिला और यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल मिला नीडल का। लेकिन यहाँ पे नीडल वर्टिकल नहीं दिखी, यहाँ पे नीडल ऐसे कुछ पॉइंट से, कुछ एंगल से ऐसी टिल्ट हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो फिर यहाँ पे कंक्लूड किया गया कि अर्थ का जो एक्सिस है, पोल एक्सिस, वो पोल एक्सिस से कुछ एंगल पे मैग्नेटिक एक्सिस है। मतलब इसका जो मैग्नेट है वो कुछ यहाँ पे है अर्थ का, इसको इमेजिनरी एक मैग्नेट कहो, तो ये इमेजिनरी मैग्नेट कुछ एंगल में टिल्ट है। कितने एंगल में टिल्ट है आपको पता है? ये एंगल है 11.3 डिग्री। एक्चुअली ये एंगल चेंज होता रहता है, बहुत सालों के बाद वो चेंज होता है, ये फिक्स नहीं रहता। तो ये अर्थ का जियोग्राफिक एक्सिस है, और मैग्नेटिक एक्सिस जो है अर्थ का वो कुछ यहाँ पे मिला। मतलब यहाँ पे नीडल एग्जैक्टली वर्टिकल पोजीशन पे हमें मिलती है, और फिर बाद में जब हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे तो नीडल मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली वर्टिकल पोजीशन में, मान लो ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से जाएंगे कि अर्थ नीडल ऐसे टिल्ट होते 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 रोटेट होते होते फिर जब यहाँ पे आएंगे तो अर्थ ये नीडल का रोटेशन उल्टा होगा।
मतलब जहाँ पे उसका यहाँ पे हमें साउथ मिल रहा था, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा। ऐसे उसका रोटेशन अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब पहले मान लो यहाँ पे साउथ है, तो यहाँ पे जाने के बाद वो साउथ यहाँ पे रहेगा और नॉर्थ ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा। मतलब नीडल ऐसे रोटेट होते 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 जाएगी जैसे हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेट होता है उसका यहाँ पे हमें मिलता है साउथ और यहाँ पे हमें मिलता है नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो अपनी जो नीडल रहेगी उसका साउथ हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, और ये जो है इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, ये जियोग्राफिक एक्सिस हो गया और ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, क्योंकि मैग्नेट हमें इस डायरेक्शन में मिल रही है। उसके बाद देखो यहाँ से जो लाइंस निकली है वो लाइंस कुछ इस प्रकार रहेगी, नॉर्थ से कहाँ, साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है अर्थ की वो इस प्रकार मिलेगी हमें, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सिमिलरली नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से एरो नॉर्थ से बाहर निकलेगा और साउथ से इनवर्ड एरो रहेगा, यहाँ पे भी इनवर्ड रहेगा, यहाँ पे आउटवर्ड एरो मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलेगा, यहाँ पे अगर हमने नीडल रखी तो यहाँ साउथ है तो नीडल का यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा और यहाँ पे साउथ मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ, और ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे अगर हमने नीडल रखी तो यहाँ पे नीडल का अंदर नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साउथ, और यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक साउथ। तो ये हम डिनोट करेंगे SM से। और ये क्या है, ये कुछ एंगल में, कितने एंगल में, 11.3 डिग्री एंगल पे ये कितना है, दैट इज द जियोग्राफिक साउथ। ये मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेट का यहाँ पे, ये मैग्नेटिक एक्सिस पे, ये जियोग्राफिक एक्सिस पे नॉर्थ एंड साउथ मिलेगा। ठीक है, और ये जो लाइन्स है वो कुछ ऐसी हमें मिलेगी। आया समझ में सबको। सो दिस वन इज द मैग्नेटिक एक्सिस। अब इसका इक्वेटर देखो क्या कहाँ पे आएगा, इसको परपेंडिकुलर ये इक्वेटर है तो ये लाइन को परपेंडिकुलर ये इक्वेटर मिलेगा। तो ये क्या है, दिस इज जियोग्राफिक इक्वेटर, ये क्या रहेगा, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो आया समझ में, मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, वो कुछ एंगल में है। कितने एंगल में है, 11.3 डिग्री, और ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बहुत बार पूछा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक जो है वो हम लोग, आपको डेफिनेशंस पूछी जाती है, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक एक्सिस, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक इक्वेटर, और एक बात आपको यहाँ पे पूछी जाती है, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे इस इक्वेटर पे या फिर एक्सिस पे हमने एक प्लेन इमेजिन किया, तो ये एक प्लेन मिलेगा हमें, मैग्नेटिक मेरिडियन। यहाँ पे एक प्लेन मिलेगा तो उस प्लेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। मतलब एक लाइन मत इमेजिन करो, एक ऐसा प्लेन इमेजिन करो। ओके, मतलब मान लो मैं एक बुक यहाँ पे रख दूँ तो वो बुक कुछ इस प्रकार हमें मिलेगा, तो उसका बुक का ये एक हमें प्लेन मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। सिमिलरली एक्सिस के यहाँ पे एक ऐसा प्लेन इमेजिन करो, तो वो प्लेन जो है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, तो यहाँ पे ये जियोग्राफिक इक्वेटर पे रखा तो जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक एक्सिस पे प्लेन इमेजिन किया तो वो जियोग्राफिक मेरिडियन होगा, लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस पे अगर हमने प्लेन इमेजिन किया तो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो ये कुछ डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस मतलब क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब क्या, समझ में आया सबको। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको पूछा जाता है, तो ये डायग्राम अच्छे से लर्न करो, ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड डेफिनेशंस, वो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों इसकी डेफिनेशंस देखो क्या है। सबसे पहले मैग्नेटिक एक्सिस मतलब क्या, द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ ह्यूज मैग्नेटिक डाइपोल। अर्थ को एक मैग्नेटिक डाइपोल कंसिडर किया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन जो पास होती है टू पोल्स में से, जो मैंने आपको बताया डायग्रामेटिकली, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। उसके बाद मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब क्या, अ ग्रेट सर्कल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक एक्सिस। अभी देखो यहाँ पे
हम लोग सर्कल इमेजिन करेंगे इक्वेटर पे, क्योंकि अर्थ अगर सर्कल है तो जो इक्वेटर पे हम लोग प्लेन कंसिडर करेंगे वो भी एक सर्कुलर प्लेन ही रहेगा। तो ग्रेट सर्कल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस इज मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन सर्कल। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन, जैसे मैंने आपको बताया, प्लेन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द अर्थ एंड पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। Direction of resultant magnetic field of the earth is always along or parallel to magnetic meridian, right ना। resultant magnetic field क्या रहेगी, इसको parallel रहेगी, जैसे कि हमने देखा of the earth is always along or parallel to the magnetic meridian, उसी प्लेन में से वो पास होंगे, जैसे कि मैंने आपको लाइन शो की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन, a plane perpendicular to the surface of the earth, vertical plane and passing through the geographic axis is geographic meridian। ओके, ये अलग अलग डेफिनेशंस आपको पूछी जाती है। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, जो मैग्नेटिक इक्वेटर में से जो प्लेन पास होगा, जिसको इमेजिनरी सर्कल हम लोग कंसिडर करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब जो प्लेन परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं। अभी आगे जाके हम लोग ये प्लेन ही कंसिडर करने वाले हैं, जो मैं एंगल आपको पढ़ाने वाली हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे के पॉइंट्स जो अभी एंगल से रिलेटेड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट देखो बच्चों क्या है, आपको बहुत बार ये डायग्राम पूछा जाता है, ड्रॉ अ डायग्राम, नीट लेबल डायग्राम शोइंग द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मतलब क्या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मतलब मैंने आपको मेरिडियन क्या होता है वो बताया। मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हमने कंसिडर किया, मतलब अर्थ एक मैग्नेटिक ऐसी एक सर्कल हम लोग कंसिडर करते हैं, ये अर्थ है, राइट ना, ये अर्थ का ये मैग्नेटिक एक्सिस है, राइट ना। इस मैग्नेटिक एक्सिस से हमने एक ऐसा प्लेन कंसिडर किया, एक ऐसा प्लेन कंसिडर किया मैग्नेटिक एक्सिस से। तो मान लो ये वो प्लेन है, ये जो प्लेन हमने कंसिडर किया ये वो प्लेन है, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक एक्सिस है, कौन सा, जियोग्राफिक एक्सिस। तो ये जियोग्राफिक एक्सिस से हमने और एक प्लेन ऐसा कंसिडर किया, तो ये दो प्लेन के बीच में कुछ एंगल बनता है। देखो ये प्लेन है, राइट, और ये ऐसा प्लेन है, तो दोनों टिल्टेड है। तो ये प्लेन हमने ये वाला कंसिडर किया, तो ये हमें डायग्रामेटिकली दिखाना है। तो मान लो यहाँ से ये दूसरा प्लेन है, कौन सा, दैट इज द जियोग्राफिक मेरिडियन, जो जियोग्राफिक एक्सिस में से पास होता है, और ये जो है जो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये दो प्लेन के बीच में जो ये आपको अल्फा दिख रहा है, दिस अल्फा इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मतलब एंगल बिटवीन, दिस एंगल बिटवीन जियोग्राफिक and magnetic meridian, geographic and magnetic meridian, that angle is called as the angle of declination। आया समझ में। और ये जो magnetic declination है that varies with location and over time, ये टाइम के साथ साथ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी 11.3 बताया था, तो ये टाइम के साथ साथ वैरी होता है एंड लोकेशन के साथ साथ भी ये वैरी होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डिप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। मतलब यहाँ पे जो ये BH मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दिखाई है, इसका मतलब आपको एंगल ऑफ डिप में समझ में आएगा। ये देखो फाई, यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है उन्होंने फाई, तो ये फाई होता है एंगल ऑफ डिप। तो क्या होता है ये हम समझते हैं। पॉइंट देखो बच्चों क्या है अभी, एंगल ऑफ डिप मतलब क्या होता है। तो एंगल ऑफ डिप का मतलब, मान लो यहाँ पे हमने एक नीडल को फ्रीली सस्पेंड किया है, जो कंपास में होती है वो नीडल नहीं, एक फ्रीली सस्पेंडेड नीडल हमने ली, वो नीडल को हमने फ्रीली सस्पेंड किया। तो फ्रीली सस्पेंड करने के बाद मान लो वो नीडल हमने यहाँ पे रखी, तो वो ऐसे वर्टिकली टिल्ट होती है। वर्टिकली कितना टिल्ट होती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है हॉरिजॉन्टल हम लोग कंसीडर करेंगे, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना टिल्ट होगी, हॉरिजॉन्टल, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर करो, बेटर रहेगा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर करो। तो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। मान लो हम लोग अभी ये नीडल को यहाँ पे रखे हैं, तो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये नीडल को हमने यहाँ पे रखा है, तो ये नीडल एग्जैक्टली हमें कुछ ऐसी मिलेगी, राइट ना। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नीडल हमें ऐसी मिल रही है, इसका मतलब दोनों में एंगल देखो कितना है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ये नीडल, तो ये वर्टिकल नीडल और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो
तो एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन क्या है और वो अलग अलग पॉइंट पे क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, बट उसकी डेफिनेशन देखो पहले क्या है। एंगल ऑफ डिप मतलब इट इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है ये, एंगल बिटवीन डिरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, MR से डिनोट करते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट डिरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ प्लेस, इसी को कहा जाता है इंक्लिनेशन, इसको इंक्लिनेशन भी बोला जाता है, कॉल्ड एज इंक्लिनेशन, और इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। तो देखो ये जो एंगल बन रहा है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप। अब देखो यहाँ पे इस सरफेस के अभी अलग अलग जगह पे ये क्या मिलेगा, देखो अगर हमने इसके पोल पे, मान लो ये कौन सा पोल है, दिस इज द साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये कौन सा है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, है ना। मैग्नेट ऐसे रहेगा, मैग्नेट का, अर्थ का मत सोचो, अर्थ का नहीं, मैग्नेट का पोल कौन सा आएगा यहाँ पे, नॉर्थ, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल। तो एट द पोल वो मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप कितना रहेगा, दैट इज 90 डिग्री। एट अ पोल ये कितना रहेगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पे भी 90 रहेगा, यहाँ पे भी आपका नीडल ऐसे है, और ये सरफेस, अर्थ का सरफेस है, सरफेस के साथ ये सरफेस ऐसा है, नीडल ऐसा है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना बना था, 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये नीडल आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा, राइट ना, क्योंकि हम जब वो यहाँ पे ऐसा था, फिर वो रोटेट होते यहाँ पे ऐसे मिलेगा, मतलब अभी ऐसा है। अर्थ का सरफेस ये है और नीडल, मैग्नेटिक फील्ड का नीडल का डायरेक्शन ये है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे हमें एंगल कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, दिस इज द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, राइट ना, ये क्या है, इक्वेटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के इक्वेटर पे यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी लिया, तो दोनों जगह पे हमें एंगल कितना मिल रहा है, 0। मतलब पोल पे हमें वो एंगल कितना मिलता है, 90 डिग्री, एंड एट इक्वेटर पे, क्योंकि ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे एंगल कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, अब कहीं दूसरी जगह लेते हैं, इक्वेटर हो गया, पोल हो गया, अब कहीं दूसरी जगह, मान लो हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे आपको ये ऐसे मिलेगा, ऐसे, राइट ना, कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, नीडल का डायरेक्शन ये रहेगा, मतलब कहीं दूसरी जगह। तो यहाँ पे नीडल का डायरेक्शन ये है, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, राइट, मतलब यहाँ का ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, और ये डायरेक्शन ऐसे है। तो पहले हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, मान लो ये ऐसे थोड़ा टिल्टेड हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसा टिल्टेड है अपना नीडल, ओके। तो इस नीडल का हॉरिजॉन्टल सरफेस कौन सा बनेगा, ये वाला क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ किया, और इसका ये क्या बनेगा, वर्टिकल सरफेस। समझ लो, हाँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और यहाँ पे इसका वर्टिकल सरफेस रहेगा, ठीक है। और ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने डिनोट किया B बार से। ये क्या हुआ, इसका हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको हम डिनोट करेंगे BH से, और ये क्या हुआ, इसका वर्टिकल, तो इसको हम डिनोट करेंगे BV से। मतलब पोल एंड इक्वेटर छोड़ के बाकी सभी जगह पे हमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, देखो, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ सरफेस के साथ है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस के साथ नहीं है। तो यहाँ पे 2 फील्ड मिल रही है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड कौन सी रहेगी, ये इतना एंगल यहाँ पे बना रहा है, मान लो ये एंगल कितना है, फाई, इसको हम एंगल ऑफ डिप को हम किससे डिनोट करें, फाई से डिनोट करें। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, फाई। तो ये फाई के साइड में जो होता है कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो क्या होता है, दैट इज B cos फाई होता है। और दूसरे साइड में जो होता है, परपेंडिकुलर साइड में, वो कितना होता है, दैट इज B sin फाई होता है, राइट ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट की तो प्रैक्टिस ही कर लो, आपको हर जगह पे लगने वाले।
अगर सीधा नहीं है, टिल्टेड है, कुछ एंगल में है, तो हमेशा हमें ये दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। तो हमेशा याद रखो जो एंगल की साइड में होता है, एंगल की लाइन में होता है, वो होता है बी कॉस फाई और दूसरा क्या रहेगा बी साइन फाई। इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक ये हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे बी कॉस फाई, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है बी साइन फाई। इसका मतलब देखो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी मिलेगी, बी एच हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू बी कॉस फाई, एंड बी वर्टिकल हमें मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू बी साइन फाई। तो अगर इन दोनों का रेशो हमने लिया तो हमें क्या मिलता है, बी वी डिवाइड बाई बी एच इज इक्वल टू, हमें डायरेक्शन मिलेगी, इज इक्वल टू बी साइन फाई डिवाइड बाय बी कॉस फाई। इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक के, ठीक है। यहाँ बी बी कैंसिल होगा एंड बी वी डिवाइड बाई बी एच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा टैन फाई मिलेगा। जो टैन हमें क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये एंगल आपको बताएगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, कितने एंगल पे है। सो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये आपको क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। और अगर आपको मान लो इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो ये वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है बी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है बी कॉस फाई, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है बी साइन फाई। बी कॉस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं बी एच, और ये क्या है बी साइन फाई। इसी के पैरेलल ये क्या रहेगा बी साइन फाई रहेगा, मतलब ये भी क्या रहेगा बी वी रहेगा। तो ये है आपका बी एच, ये है आपका बी वी। तो अगर मुझे ये बी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये दो साइड के स्क्वायर की एडिशन, मतलब बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या रहेगा अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो ये हमें मिल रही है इसकी मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या मिल रही है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था कि इक्वेटर पे ये कितना होता है 90 डिग्री, सॉरी पोल पे ये कितना होता है 90 डिग्री, एंड इक्वेटर पे कितना होता है 0 डिग्री। चेक करते हैं पोल पे 90 डिग्री है कि नहीं। पोल पे जो बीवी है, ये देखो ये ऐसे चेंज होते होते पोल पे वो कहाँ आ जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। मतलब ये जो एंगल है वो कितना बनेगा वहाँ पे पोल पे। दो केसेस हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो, इसको केस 1 बोलते हैं अभी। केस 1 एट द नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे देखते हैं, नॉर्थ पोल कौन सा है, ये वाला। नॉर्थ पोल पे B इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये कहाँ पे आएगा बी वी बार पे। मतलब ये वर्टिकल रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल तो सरफेस हॉरिजॉन्टल है ही नहीं इस पे कंपोनेंट, क्योंकि ये यहाँ से आते आते कहाँ पे आ गया, यहाँ वर्टिकल पे आ गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे। नॉर्थ और साउथ दोनों की जगह पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ B इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी वी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे फाई जो है वो कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा एंड फाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये टोटली यहाँ पे मिल गया हमें। उसके बाद मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी एच जो है वो टोटली 0 बनेगा। और कॉस फाई 0 कौन से एंगल पे होता है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग, B इज इक्वल टू बी वी, सो बी एच इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। दैट मीन्स बी कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा 0। बी कॉस फाई दोनों पे, नॉर्थ पे एंड साउथ पे, बी एच रहेगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेकिन वर्टिकल जो है वो बी बार है टोटली, यहाँ बी एच रहेगा ही नहीं, तो ये 0 होगा एंगल। सो बी कॉस फाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉस फाई इज इक्वल टू 0। तो कॉस फाई 0 कितने एंगल पे होता है 90 डिग्री, इसलिए फाई इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, ठीक है।
केस 1 देखते हैं, केस 2 देखते हैं। अभी केस 1 हो गया, केस 2 मान लो इक्वेटर पे। इक्वेटर पे क्या है? इक्वेटर, इक्वेटर पे हमें B इज इक्वल टू B, ये कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पे। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो दोनों इक्वल आ रहे। कहाँ? हॉरिजॉन्टल। तो B इज इक्वल टू क्या है? BH है। अगर B इज इक्वल टू BH है तो B भी यहाँ पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। B भी 0 मतलब B साइन फाई क्या? 0। B साइन फाई 0। अगर B साइन फाई 0 है, इसका मतलब साइन फाई क्या रहेगा? 0, क्योंकि B इधर शिफ्ट किया तो वो 0 ही आएगा। तो साइन 0 कौन से एंगल पे मिलता है? 0 एंगल पे मिलता है। इसका मतलब फाई हमें क्या मिलेगा? 0 डिग्री मिलेगा। आया समझ में? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, एट पोल वो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, एंड इक्वेटर वो एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। समझ में आया? तो देखो ऐसे हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। पहले ये एंगल ले लो, दूसरी जगह पे हमने वो फाई, तो उसके दो कंपोनेंट बने, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा होता है कॉस फाई, वर्टिकल कंपोनेंट होता है साइन फाई। कहीं पे भी ये हॉरिजॉन्टल जो थीटा की साइड में है, एंगल की साइड में, वो हमेशा कॉस फाई रहेगा, कॉस रहेगा, दूसरी परपेंडिकुलर साइड में साइन रहेगा। यहाँ पे हमने उसका इक्वेशन बनाया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, √BA² + BB²। और केस 1 देखा हमने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो वर्टिकल, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल फील्ड है ही नहीं, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल फील्ड 0 कंसीडर की। और इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल फील्ड है ही नहीं, सॉरी हॉरिजॉन्टल फील्ड है, वर्टिकल फील्ड 0 है। सो यहाँ पे हमें मिला BH इज इक्वल टू 0 नॉर्थ और साउथ पोल पे, इसलिए हमें फाई 90 डिग्री मिला। कैसे मिला मैंने आपको बताया। और यहाँ पे इक्वेटर पे B इज इक्वल टू BH है, तो BB इज इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब B साइन फाई इज इक्वल टू 0, तो साइन फाई इज इक्वल टू 0, तो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये था आपका एंगल ऑफ डीप। इसी के ऊपर अभी न्यूमेरिकल देखते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं। लेकिन उसके पहले है ना, मैग्नेटिक मैप्स करके एक टॉपिक है जो थेरोटिकल टॉपिक है, मतलब कुछ अभी इसका एक चार्ट बनाया है। इसको अभी इमेजिनरी कंसेप्ट है ये सभी। तो अगर हमें अर्थ मैग्नेटिज्म स्टडी करना है तो साइंटिस्ट लोगों ने इसका एक चार्ट बनाया, उसको लाइंस के जरिए ड्रॉ करने की कोशिश की और बताया गया कि ये यहाँ पे है, नॉर्थ पोल यहाँ पे है, मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ पे है, मेरिडियन यहाँ पे है। देन कौन से, जैसे कि अपना कौन से कंट्री में से इक्वेटर पास हो रहा है, ऐसी लाइंस उन्होंने ड्रॉ की है। कौन सी कंट्री पे नॉर्थ पोल है, कौन सी कंट्री में साउथ पोल है, कौन सी कंट्री में से मेरिडियन पास हो रहा है, कौन सी कंट्री में से पोल पास हो रहा है, ये सभी उन्होंने लाइंस के जरिए ड्रॉ किया है और उसी को हम लोग बोलते हैं मैप। तो उसकी डेफिनेशंस हमें देखनी है, उसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है, बस उसकी डेफिनेशंस आपको पूछी जाती है, वो हम देखते हैं। लेकिन ये टॉपिक जो है इससे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मैप्स। मैग्नेटिक मैप्स मतलब क्या होता है, जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स है ऑफ द अर्थ, मतलब कौन से, BH, अल्फा एंड फाई। अल्फा क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, फाई क्या होता है, एंगल ऑफ डीप, जो अभी हमने स्टडी किया, एंड BH मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहा जाता है इनको अर्थ के, दे आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो विथ टाइम। So the map providing these values at different locations are called magnetic maps. तो इसको कहा जाता है मैग्नेटिक मैप्स। ओके, तो इसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, वो देखो क्या है। मैग्नेटिक मैप्स के ऊपर एक आइसोमैग्नेटिक चार्ट होता है, आइसोडायनेमिक लाइंस होती है, आइसोगोनिक लाइंस होती है एंड एक्लिनिक लाइंस होती है। तो इनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। आइसोमैग्नेटिक चार्ट्स किसको कहा जाता है, डायनेमिक लाइंस किसको कहा जाता है, आइसोगोनिक लाइंस किसको कहा जाता है, एक्लिनिक लाइंस किसको कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब सेम। तो आइसोमैग्नेटिक चार्ट्स मतलब क्या, कि ऐसी लाइंस मैप के ऊपर होती है जिनका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, उनको ज्वाइन करने का काम करती है, तो उनको कहा जाता है आइसोमैग्नेटिक चार्ज। मतलब मैग्नेटिक मैप्स ड्रॉन बाय जॉइनिंग प्लेसेस विद द सेम वैल्यू। मैंने आपको बोला ना, मैप के ऊपर वो प्लेसेस, कौन सी कंट्री में नॉर्थ पोल, वो जो है कंट्री वाइज, मतलब प्लेसेस वाइज, कहाँ पे
ये एलिमेंट सेम है उसको लाइन से ज्वाइन किया है उस मैप के ऊपर, तो उसी को कहा गया आइसोमैग्नेटिक चार्ज विद द सेम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोमैग्नेटिक चार्ज। तो वो एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है BH, अल्फा हो सकता है डिक्लिनेशन, या फिर फाई हो सकता है इंक्लिनेशन। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ज्वाइन करने का काम करता है, सेम इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ज्वाइन करने की जो लाइन्स है उनको कहा जाता है आइसोडायनेमिक लाइन्स, मतलब लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो जो प्लेसेस की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल है उनको इन लाइन से दिखाया जाएगा, उनको कहा जाएगा आइसोडायनेमिक लाइन्स। ऑन मैग्नेटिक मैप्स आर नोन एज आइसोडायनेमिक लाइन्स। जिनका इक्वल डिक्लिनेशन है, जिन प्लेसेस का इक्वल डिक्लिनेशन है उनको आइसोगोनिक लाइन से शो किया है, और जिनका डीप मतलब फाई इक्वल है उनको एक्लिनिक लाइन से शो किया है। सो आइसोगोनिक लाइन्स मतलब लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन ऑन मैग्नेटिक मैप्स आर कॉल्ड आइसोगोनिक लाइन्स, एंड एक्लिनिक लाइन्स मतलब लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन और डीप ऑन मैग्नेटिक मैप्स आर कॉल्ड एक्लिनिक लाइन्स। ओके, तो ऐसे अलग अलग लाइन्स को शो किया है बाय यूजिंग द मैग्नेटिक मैप्स, और इससे हमें इजीली पता चलता है कि कौन से प्लेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, कौन से प्लेस पे अल्फा सेम है, कौन से प्लेस पे फाई सेम है, तो उनको हम इन लाइन्स के जरिए अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक मैप्स, एक थ्योरेटिकल छोटा सा टॉपिक है। तो बच्चों इसी से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल पूछा गया है एक्सरसाइज में, वो देखते हैं क्या है। अ मैग्नेट मेक्स एन एंगल of 45 degree with the horizontal in a plane making an angle of 30 degree with the magnetic meridian. Find the true value of the deep angle at the place. मतलब हमें फाई निकालना है। दिया क्या है देखो, तो उन्होंने हमें ट्रू वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग वो फाई कंसिडर कर लेते हैं, बी द ट्रू वैल्यू। ओके, बी ट्रू वैल्यू। आगे क्या बोला है? व्हेन द मैग्नेट इज केप्ट 45 डिग्री अलाइंड विद द डिक्लिनेशन 30 डिग्री द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले BH डैश लिख लेते हैं। मान लो BH डैश इज इक्वल टू है BH cos 30 डिग्री। 30 डिग्री से वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, मतलब इसका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 30 डिग्री दिया है। तो BH डैश इज इक्वल टू मान लो BH cos थीटा है, और वर्टिकल कंपोनेंट्स रिमेन्स अनचेंज है क्योंकि वो डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब इतने डिग्री से नीचे आ रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एज इट इज है, मतलब BV डैश इज इक्वल टू BV है। सिर्फ चेंज कौन हो रहा है? ये BH डैश चेंज हो रहा है, ऐसे उन्होंने बोला। ठीक है, तो यहाँ पे अपेरेंट डिफ क्या आएगा देखो, अपेरेंट डिफ मतलब डीप विथ 45 डिग्री, ऐसे उन्होंने बोला है। कितने डिग्री से? 45 डिग्री से वो डीप हो रहा है। तो यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू हमने क्या लिया है? tan फाई इज इक्वल टू BV डैश डिवाइड बाय BH डैश। तो ये फाई कितना दिया है उन्होंने? 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू BV डैश कितना है? BV डैश BV ही है, लेकिन BH डैश जो है वो चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है? BH cos 30 से चेंज हुआ है। सो दैट इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा? BV बाय BH इंटू 1 cos 30। तो BV बाय BH कितना है? दैट इज tan फाई, दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे tan फाई डिवाइड बाय ये क्या आएगा? cos 30 आएगा। तो हमें ये फाई निकालना है, दिस फाई वी हैव टू फाइंड। ओके, जो ट्रू वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे cos 30 कितना आता है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो अगर मुझे tan फाई निकालना है तो tan फाई को एज इट इज रखो, tan 45 जो है वो एज इट इज रहेगा। ये जो cos 30 है उसको इधर शिफ्ट करो तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो वो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो आंसर हमें क्या मिला? √3/2। ये किसका है? tan फाई का। हमें फाई चाहिए, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर शिफ्ट करो, √3 की वैल्यू पुट करो और डिवाइड बाय 2 करने के बाद आपको मिलता है 0.866। ये लॉग टेबल में देखो क्या है, कितने एंगल पे है। तो यहाँ पे हमें फाई इज इक्वल टू मिलता है, ये एज इट इज आंसर लिखा तो भी चलेगा, tan इनवर्स 0.866। ऐसे ही उन्होंने आंसर दिया है। दिस वन इज द फाइनल, वही आपके बुक में उन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने बोला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल दिया था। यहाँ पे उन्होंने एंगल 45 डिग्री दिया था, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज कर दिया था।
वर्टिकल कंपोनेंट उन्होंने एज इट इज रखा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चेंज कर दिया। कितने एंगल से? 30 डिग्री एंगल से। एंड देन हमें उसकी ट्रू वैल्यू निकालने के लिए बोला tan phi। तो ऐसे हम लोग पहले उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल जो आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो बच्चों दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। और ये जो है ये आपका मैग्नेटिज्म का भी लास्ट टॉपिक था। इसका बस एक ही टॉपिक उन्होंने कट किया था जो गॉस का रिलेटेड, जो इसका मतलब गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, बस उतना ही। वो एक्चुअली 12th में आपको कंटिन्यू करना है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बस उतना ही टॉपिक यहाँ पे कट हुआ है। बाकी इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स उन्होंने रखे हैं और टॉपिक छोटा सा था तो जल्दी खत्म हो गया। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय।